भी सिंहासन पर रख करके और सत्ता चलाई जाती है। हम भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ आ गए हैं, लेकिन आज भी हम राम को पूजते हैं। इस धरती को राम की धरती कही जाती है। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार अपने किसी खास को, अपने किसी करीबी को, अपने परिवार के किसी सदस्य को यदि विरासत नहीं सौंपते हैं, तो ये लोगों को लग रहा होगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें विरासत, नीतीश कुमार का वर्चस्व और नीतीश कुमार का खूंटा मजबूत रहेगा। इस चीज़ को हम अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं, और एक सप्ताह पहले जो हमने आपको समझाया था, आज वो खबरें प्रासंगिक हो गई हैं। दिल्ली में लगातार खलबली मची हुई है, और ख़ास करके दिल्ली में जो नीतीश कुमार कोई रणनीति योजना या फिर नीतीश कुमार को छोड़कर किसी और के हवाले से कोई बात करेगा, तो नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह करके भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के पास ऑप्शन कई खुले रहते हैं, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बिहार में सरकार बननी है, तो जब तक नीतीश कुमार है तब तक नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। हाँ, अगर सब नीतीश कुमार के कारण नहीं हुआ है, भाजपा के कारण हुआ है। और ये ट्वीट कौन किया? दो शीर्ष नेतृत्व के लोग कांग्रेस के। इसके भी मायने आपको समझने होंगे। राजनीतिक लोगों की बातचीत और राजनीतिक लोगों की मुलाकात, और वो भी जब रात के अंधेरे में हो, तो उसके बृहद मायने निकाले जाते हैं, और बृहद मायने निकलने शुरू भी हो चुके हैं। जीतन राम मांझी ने जैसे ही 20 सीटों का आंकड़ा दिया, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं। आपने एक गाना सुना होगा, 12 का 4, 42 का 1, मेरा नाम है फलाना। बिहार में भी वही चल रहा है। बिहार में भी 12 का 4 और 42 का 1 चल रहा है, मेरा नाम है नीतीश। अब ये बात कैसे हम बता रहे हैं और इसके पीछे की रणनीति क्या है, तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये चुनावी वर्ष है बिहार का, और जब चुनावी वर्ष है, नीतीश कुमार दूसरे के लिए यानी नरेंद्र मोदी के लिए जब सारी स्ट्रेटजी में बदलाव कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी बदल सकते हैं, कई बातों पे समझौता कर सकते हैं कि किसी भी तरह से केंद्र में सरकार बने एनडीए की। इससे पहले आपको याद होगा कि वो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए वो कितना ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने लगभग सब कुछ तैयार कर भी दिया था, पूरा खाका बना दिया था, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को नहीं समझने वालों ने नहीं समझा, और भारतीय जनता पार्टी ने समझा तो नीतीश कुमार के साथ आ गई। यही बात 2015 में हुआ था। 2015 में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के हर स्ट्रेटजी का पालन किया था। जैसे जैसे नीतीश कुमार ने कहा था वैसे वैसे सब कुछ हुआ था, और नीतीश कुमार ने तब भी ये बात कहा था कि नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार का मतलब होता है जीत, और नीतीश कुमार का मतलब होता है सत्ता। लेकिन नीतीश कुमार कब तक, ये सवाल बहुत लंबा है, और इस सवाल को लेकर के अब इसके जवाब खोजे जाने लगे हैं। जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो शर्त है, उससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली मच गई है। नीतीश कुमार हर हाल में, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, 4 दिन पहले हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि हमने बताया था कि नीतीश कुमार चाहे जो हो जाए, उनको एनडीए छोड़ना भी पड़ जाए, वैसे स्थिति में 122 से कम का आंकड़ा वो तय नहीं करेंगे। और जो उनके 122 का आंकड़ा मान लेगा कि नीतीश कुमार को 122 सीटें दे देगा, नीतीश कुमार अपने हिसाब से अपने साथी तय करेंगे, किसे कितनी सीटें देनी है गठबंधन में, वो नीतीश कुमार तय करेंगे। तभी ये गठबंधन और नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा रह सकते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी हमको आपको बताते हैं, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई अलग फैसला कर ले, क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता है कि उनकी 15% वोट बैंक जो है उनके साथ खड़ी है। जब तक नीतीश कुमार जीवित हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, तब तक उनके वोट पर किसी भी तरह का कोई भी आघात नहीं पहुंच सकता है। ये बातें अब तक नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में प्रमाणित किया है। आंकड़ों के हिसाब से हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार 15% से ऊपर हो जाते हैं, लेकिन 15% से नीचे कभी नहीं होते हैं, और ये उनकी यूएसपी है,
इस देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में। यही कारण है कि नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता है कि अगर 122 के आंकड़े से कम अपने विरोधियों को देंगे या अपने सहयोगियों को देंगे तो नीतीश कुमार का वर्चस्व, नीतीश कुमार का खूंटा मजबूत रहेगा। इस चीज़ को हम अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं और एक सप्ताह पहले जो हमने आपको समझाया था, आज वो खबरें प्रासंगिक हो गई हैं। दिल्ली में लगातार खलबली मची हुई है और ख़ास करके दिल्ली में जो नीतीश कुमार के भी करीबी हैं, हमने आपको याद होगा बताया था कि 28-29 तारीख को नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे दिसंबर में, तो उन्होंने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के या अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से मुलाकात नहीं की थी। सिर्फ दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी। उनके हाथ में एक लिस्ट थमाया था और वो लिस्ट वो दे दिए थे। उस लिस्ट के हिसाब से नीतीश कुमार की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी थी और मनवाने में ललन सिंह और संजय झा ये दोनों ही असफल रहे थे। भले ही दही चूड़ा खिला दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, लेकिन उनकी बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी। तो क्या नीतीश कुमार, लगता है कि नीतीश कुमार मान जाएंगे? जब दिल्ली में और केंद्र की राजनीति में आप नहीं मानते हैं नीतीश कुमार की बात, 17 में से 16 सीटें उनको दे देते हैं। 2019 में 17 सीटों पर वो लड़े थे चुनाव। 2024 में उन्हें एक सीट घटा करके जो हारी हुई सीट थी उसके आधार पर अगर देखा जाए तो आपने उनको 16 सीट दिया, 12 जीत करके आ गए। आपके बराबर उन्होंने सीटें जीती। नीतीश कुमार मान गए तो क्या बिहार में नीतीश कुमार आपको डोमिनेट करने देंगे क्या? हम कल ही से आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की गुस्से का, नाराजगी का कारण ये है कि नीतीश कुमार के सामने अगर बिहार में किसी तरह की कोई रणनीति, योजना या फिर नीतीश कुमार को छोड़कर किसी और के हवाले से कोई बात करेगा तो नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह करके भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के पास ऑप्शन कई खुले रहते हैं, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बिहार में सरकार बननी है तो जब तक नीतीश कुमार है तब तक नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। हाँ, अगर बिल्कुल ही अलग हो जाए, जो चर्चा अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन से चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मिल करके सरकार बना लेंगे, तो ये दुनिया इधर से उधर होने वाली बात अगर हो जाए तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार हर हाल में जिस खेमे में रहेंगे उस खेमे में वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके बाकी के साथी मिलकर के सरकार बनाने में सफल नहीं हो सकें यदि नीतीश कुमार उसमें नहीं है तो इसके लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार को अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा और पूरा उसका खाका जो है जोड़ घटाव के साथ साथ उसका पूरा डाटा तैयार है। ये डाटा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी को यह साफ कह दिया गया है कि नीतीश कुमार जो फार्मूला दिए हैं, जिस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता होगा, उसमें बहुत ज़्यादा घिचपिच करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे 122 और 121 का फार्मूला तय कीजिए और आप निश्चिंत होकर के जाइए, चुनाव लड़िए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में क्या होगा। तो हमने शुरू में बताया था 1-2 का 4, 4-2 का 1, यानी कि अभी वर्तमान परिस्थिति में एनडीए गठबंधन में 5 दल हैं। इन 5 दलों में 1, 2, 3 का कैटेगरी बना हुआ है, चौथा और पांचवा भी ऑलरेडी बना हुआ है। 1, 2, 3, 4 की बात अगर हम करते हैं तो आपको सीधे नजर आएगा कि 1 नंबर में नीतीश कुमार हैं जो 16 सीटों में से 12 सीटें जीत करके आए हैं। 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है जो 17 सीटों में से 12 सीट जीत करके लोकसभा में आई है और तीसरे नंबर पे चिराग पासवान हैं जो 5 में से 5 सीट जीत करके आए हैं। चौथे नंबर पे जीतन राम मांझी हैं जो 1 में 1 जीत करके आए हैं और 5वें नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा हैं जो सीट तो हार गए हैं लेकिन राज्यसभा उनको भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। इसके भी कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके वोट बैंक की ताकत और कीमत क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इसी वोट बैंक में सेंधमारी हो जाने के कारण, इसी वोट बैंक के नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी को अपनी 4-4 सीटों से सैक्रिफाइस करना पड़ा। आरा हार गए, बक्सर हार गए, औरंगाबाद हार गए और काराकट हार गए।
इस हार के पीछे का कारण आप समझ ही सकते हैं क्या हुआ था। हम उस तह में नहीं जाएंगे, लेकिन हम जिस जगह आपको आकर के बता रहे हैं कि 122 का फॉर्मूला, यदि 122 121 का फॉर्मूला तय किया जाए तो नीतीश कुमार अपने खेमे में 1-2 का 4 जो बता रहे हैं उसके लिए वो अपनी स्ट्रेटजी बना चुके हैं। ये स्ट्रेटजी क्या है इसको भी आपको समझना होगा। नीतीश कुमार अपने हिस्से की 122 सीटों में से रात में जो मीटिंग हुई थी, याद है ना आपको, जीतन राम मांझी के साथ, उस मीटिंग को आप यूं ही अगर सोच रहे हैं कि सामान्य मुलाकात होगी, जाके मिले होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीतिक लोगों की कोई सामान्य मुलाकात नहीं होती है और ये बात कई बार प्रमाणित हो चुका है। जाते हैं मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली में, और दूसरे ही दिन 2-2 ट्वीट होता है कि बिहार में जो छात्रों पे लाठी चली है, अत्याचार हो रहा है, परीक्षा में धांधली हुई है, ये सब नीतीश कुमार के कारण नहीं हुआ है, भाजपा के कारण हुआ है। और ये ट्वीट कौन किया? 2 शीर्ष नेतृत्व के लोग कांग्रेस के। इसके भी मायने आपको समझने होंगे। राजनीतिक लोगों की बातचीत और राजनीतिक लोगों की मुलाकात, और वो भी जब रात के अंधेरे में हो, तो उसके बृहद मायने निकाले जाते हैं और बृहद मायने निकलने शुरू भी हो चुके हैं। जीतन राम मांझी ने जैसे ही 20 सीटों का आंकड़ा दिया, उसके बाद से आपने देखा होगा किस तरह के बयान आने शुरू हो चुके थे। हालांकि जीतन राम मांझी ने 12 घंटा के अंदर, क्या कहा जाए कि 5 घंटे के अंदर अपने बयान पर एक बार फिर से उसको ठीक करने की कोशिश की और उनकी पूरी पार्टी लग गई। 20 सीटों का डिमांड किया था और आपको लगता है कि 20 सीटें मिलेंगी? पहले ही सीटों की मारामारी है, और ऐसे में अगर जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होते हैं तो वहाँ तो पहले ही से चिराग पासवान खड़े हैं। 2-2 दलित भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नहीं रख सकती है, और खास करके चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी को तरजीह नहीं दी जा सकती है। ये जीतन राम मांझी भी जानते हैं और उन्होंने इस बात को कह भी दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में, दिल्ली में हमें उस लायक नहीं समझा गया, बिहार में ताकत दिखाएंगे। तो बिहार में वो अकेले चिराग पासवान के सामने कितना ताकत दिखाएंगे, जिनके 5 सांसद हैं, आपके 1 सांसद हैं। भले ही विधानसभा में आपके 4 विधायक जरूर हैं, लेकिन उसके भी कारण हैं। अब ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के 122 वाले सीट में 1-2 का 4 में एक शख्स जुड़ गया, और वो हैं जीतन राम मांझी। पिछली बार भी 2020 में आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के ही पार्टनर थे। नीतीश कुमार ने अपनी सीटों में से 122 में से उन्हें 7 सीटें दी थी। अब 1-2 का दूसरे का नाम सुनिए। दूसरे का नाम भी आपको हम बता देते हैं कि दिल्ली से सीधे पहुंचते हैं उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार से मुलाकात करें चाहे नहीं करें, नीतीश कुमार के सबसे करीबी और जदयू के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात करते हैं, मंत्रणा करते हैं, घंटों बातचीत होती है, और उस बातचीत के बाद एक्शन शुरू हो जाता है। आपको याद होगा कि जब रामेश्वर महतो ज्वाइन करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो उसके विषय में दोनों ही खेमे से क्या बयान आता है? बयान ये आता है कि दाल कहीं गिरे, घी कहीं गिरे, दोनों तो एक ही में गिर रहे हैं, यानी घी गिरा तो दाल में ही गिरा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सब कुछ अंडरस्टूड है। उपेंद्र कुशवाहा को भी लगता है कि उधर तो बहुत मारामारी है। अगर नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की टीम को गुड फेथ में रखा जाए, कॉन्सेंट में रखा जाए, उनके साथ खड़ा रहा जाए, तो ताकत मजबूत होगी और जो वोट बैंक हमारा है वो भी एकजुट रहेगा। क्योंकि नीतीश कुमार भी लौकुश की राजनीति करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी लौकुश की राजनीति करते हैं। अगर दोनों एक साथ हो जाते हैं तो ये वोट बैंक ज़्यादा भजा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सिक्के के ये दोनों पहलू साथ में रहें तो ज़्यादा अच्छा भी है। सारी दूरियों को भुला करके आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के लिए खून देने की बात करने वाले उपेंद्र कुशवाहा 24 घंटा खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा भी कि हाँ ठीक है, हमारी उनकी दूरियां रही हैं, नाराज़गी रही है, लेकिन हम उनको उतना ही सम्मान करते हैं। इस बात को लेकर के आपने रामेश्वर महतो को भी देखा होगा, वो भी इसी तरह की बात करते हैं। यानी कि दूसरे नंबर 1-2 के 4 में दूसरे नंबर के आ जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा।
ये 3 लोगों की तिकड़ी बन जाती है और इसके बाद बाकी बच जाते हैं 2 लोग, चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग का 121 में कैसे समझौता होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 30 सीट से कम लेने के लिए तैयार चिराग पासवान नहीं है। तो नीतीश कुमार अपना बलाय जो है वो टार करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ दे देते हैं कि पहले ही हमने आपको एक फार्मूला बताया था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था और ये उड़ते उड़ते हमारे तरफ आई थी कि 15-15 सीटें दोनों देने के बाद जो बाकी की सीटें बचती है उसमें से थोड़ी थोड़ी सीटें दे दिया जाएगा। यानी हमने वो फार्मूला आपको बताया था कि 122 में से अगर 15 सीटें दे दी जाए तो 107 सीटें बचती है और 7 में से कितना देंगे जीतन राम मांझी को, दूसरी तरफ कितना देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। और एक और बड़ी बात उसमें सामने नजर आ रही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए मुकेश सहनी को भी अपनी तरफ ला सकते हैं। हालांकि मुकेश सहनी लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और खुद उप मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि लगातार उनका बयान और भाषण भी चल रहा है। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। 2020 में जो हुआ था वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। निश्चित रूप से 9 सीट से ज़्यादा ही उनको मिलने वाली थी महागठबंधन में, लेकिन उन्होंने सिक्योर सीट खोजा जहां अधिकांश सीटें वो जीत सकें और इसको लेकर के उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई, जो रणनीति बनाई और फैसला लिया वो उनको फ़ायदेमंद तो जरूर उस समय हो गया था। भले ही बाद में उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हों, ये दिगर बात है, लेकिन जीत के समय में 9 में से 4 सीट जीत करके आना 100% के 50% के आसपास स्ट्राइक रेट था, यानी कि एक अच्छी पहल थी। अब ऐसी स्थिति में परिस्थितियों को देख करके एक बड़ा फैसला मुकेश सहनी ले सकते हैं अगर उनको सही डील मिल जाए तो। ये भी एक परिस्थिति बन रही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की भी चर्चा हो रही है और इस उत्तराधिकारी की चर्चा में आपको सबसे ऊपर उनके पुत्र निशांत का नाम आ रहा होगा। निशांत को लेकर के ही सारा झमेला और उस नाम के बाहर आने के बाद, ऊपर आने के बाद ये पूरे झमेले जो हैं शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचा कर रखने के लिए, अपने संगठन को बचा कर रखने के लिए और इतने दिनों की उनकी राजनीतिक विरासत है उसे बचाने के लिए अपने किसी, ये भारत आप जानते ही हैं कि राम की धरती है, यहाँ खड़ाओं को भी सिंहासन पर रख करके और सत्ता चलाई जाती है। हम भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ आ गए हैं लेकिन आज भी हम राम को पूजते हैं। इस धरती को राम की धरती कही जाती है। खैर ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार अपने किसी खास को, अपने किसी करीबी को, अपने परिवार के किसी सदस्य को यदि विरासत नहीं सौंपते हैं तो ये लोगों को लग रहा होगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें विरासत कहाँ से आ गई, नीतीश कुमार के कौन पिताजी बड़े नेता थे जो उनको सौंपे थे। तो देखिए वो एक अलग प्रक्रिया थी, एक अलग राजनीति थी, लेकिन आज जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें अगर नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को, अपने परिवार के किसी खास को नहीं सौंपा तो ऐसी स्थिति में पार्टी बिखर सकती है, जिसका हमने कई पार्टियों में प्रमाण देखा है। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये लागू होता है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी परिवार से बाहर नहीं निकल पाती। अक्सर आपने देखा होगा कि उनके परिवार के ही सदस्य पार्टी का कमान अपने हाथ में रखते हैं। खैर अभी आपने देखा होगा अध्यक्ष दूसरे बने हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन आज भी नाम प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का ही होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कि आपने देखा होगा कि जो वोट बैंक है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी चिंतित है। राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का चिंता है कि उसके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं सेंधमारी प्रशांत किशोर करना शुरू कर चुके हैं। यही बात नीतीश कुमार को भी समझ में आती है और नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी यदि प्रशांत किशोर सेंधमारी करते हैं तो उसका घाटा एनडीए को हो चाहे नहीं हो, नीतीश कुमार को निश्चित रूप से होगा। एक घाटा तो अभी आपने 4 सीटों के उपचुनाव में देख लिया है कि प्रशांत किशोर ने बुरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को तबाह बर्बाद कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर प्रशांत किशोर इसी रॉ में चलते रहे तो एक बात तो तय नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि
कि आने वाले 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को करेंगे प्रशांत किशोर, उतना ज़्यादा फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। भले ही आप ये बात सुनते हो, लोग कहते हैं कि बी टीम बन करके भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को भी आप मान के चलिए। ये सभी चीज़ें और सभी सारी बातें इशारा जरूर कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो बदली हुई परिस्थिति है वो कुछ अलग कहानी कह रही है। यानी सीधे तौर पे आप मान के चलिएगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार एक चिट्ठी थमा करके आए थे दिल्ली से, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो ये शर्त दे करके जा रहे हैं, इससे समझौता होना चाहिए। नहीं मानी भारतीय जनता पार्टी। एकमात्र सीट बुढ़ारी मिला जिस पर नीतीश कुमार नाराज भी हैं और उन्होंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी कैंसिल कर लिया है। आपने सुना होगा कि श्रवण कुमार ने इस बात को कहा भी कि उनकी ज़रूरत कहाँ है, वैसा कोई स्थिति भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके 18-20 सीटों पे जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो नीतीश कुमार को अपना आज भी आइकॉन मानते हैं। नीतीश कुमार के जाने का फ़ायदा हो सकता था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने आप को उस चुनाव प्रचार से रोक लिया है। खैर, ये बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब आने वाले समय में 20 दिनों का अल्टीमेटम है। यानी 8 तारीख को जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, दिल्ली में सरकार बन जाएगी, परिणाम क्या आता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार का जो फाइनल अल्टीमेटम है वो काम करना शुरू कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में, मैं आज ये बात कह रहा हूँ तो इसको आप लिख के रख लीजिएगा कि 122 और 121 के फॉर्मूले पर ही अगर एनडीए में नीतीश कुमार को रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा। नीतीश कुमार को एनडीए में रख करके भारतीय जनता पार्टी उनके हिसाब से बिहार में चुनाव लड़ेगी, तभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा रह सकती है। या एनडीए तो रहेगा लेकिन नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये भी बातें लगभग तय मानी जा रही है। थोड़ा सा 19-20 हो जरूर रहा है। निशांत के आने की बात सुनकर के कई लोग थोड़ा सा अभी असहज हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आपने देखा भी होगा कि लगातार जिस तरह की फहरिस्त चल रही है, बिहार में जिस तरह से सत्ता हस्तांतरित की जा रही है, नीतीश कुमार पिछले 20 साल से डोमिनेट कर रहे हैं, तो 15 साल लालू प्रसाद ने भी डोमिनेट किया है। कई लोग मुंह पिजा करके बैठे थे जब लालू प्रसाद जेल गए थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अंततः किया क्या ये सबको पता है। और यही कारण है कि उसके बाद 8 से 9 साल तक राबड़ी देवी शासन करती रही, चुनाव भी जीता उन्होंने। तो ये तब संभव हुआ जब लालू परिवार और लालू प्रसाद, आज भी उनकी पार्टी यथास्थिति बरकरार है, उनके वोट बैंक भी उनके साथ इंटैक्ट है। वही स्थिति नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार यदि पार्टी में किसी और के हाथ में हस्तांतरित करते हैं सत्ता, तो पार्टी के बिखरने से कोई रोक नहीं सकता। ये बातें कई लोगों ने कह दिया है। जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक है वो नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने पुत्र को ले आए। और जो लोग नीतीश कुमार की विरासत संभालने का पूरा प्लान बना चुके थे, कई लोगों ने तो बंडी भी सिलवा लिया था, उन सभी लोगों की बंडियां टंग गई हैं खूंटी पे। देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। ये 20 दिनों का अल्टीमेटम और संजय झा का, ललन सिंह का गुस्सा, सब कुछ नज़र आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकलती है एनडीए, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की 122 वाली शर्त को कैसे मानती है। क्योंकि ये तो तय मान के चलिए कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। आगे और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हमने आपको एक विश्लेषण करके बताया है। ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके पास भी अगर कोई जानकारी हो तो साझा ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।